नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम रिश्ता अनमोल में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। भाई बहन के पवित्र स्नेह का त्योहार है रक्षाबंधन। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधती हैं, माथे में दीर्घायु का तिलक करती हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वो तिलक क्या खास हो और वो रक्षा सूत्र में क्या खासियत हो कि आपके भाई के जीवन में मंगल कामनाएं बनी रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये खास कार्यक्रम। तो आइए अब जानते हैं कि आज क्या खास है रक्षाबंधन का मुहूर्त और किस मुहूर्त में रक्षाबंधन बांधना एक बहन के लिए भाई की मंगल कामना के लिहाज से बहुत शुभ होगा और क्या कुछ विशेषताएं हैं इस रक्षाबंधन में। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पंडित जी, रक्षाबंधन का त्योहार वैसे तो रक्षा सूत्र और तिलक का ही होता है। इसमें बहनें भाइयों की कलाई पे मंगल कामना के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं, माथे पर तिलक करती हैं और उसके दीर्घायु की कामना करती हैं। लेकिन इसमें भी अगर हम बात करें, त्योहार की शुरुआत है, पहला त्योहार पड़ रहा है, ऐसे में मुहूर्त जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बार जो मुहूर्त है वो क्या है, भद्रा की क्या स्थिति है और इसी दिन शायद ग्रहण की भी स्थिति है। तो ये तमाम बातें इस बार रक्षाबंधन में है, तो विस्तार से थोड़ा बताइए कि क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में जब पूर्णिमा पड़े और श्रवण नक्षत्र हो तो सभी प्रकार के पाप, श्राप और तापों की निवृत्ति के लिए श्रावणी उपाकर्म किया जाता है। इसमें आचार्य यज्ञ करते हैं, अपने यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्र महाबला तेनई त्वाम प्रतिबधरामि रक्षमाचल। मना जैसे राजा बलि को भगवान ने बांधा था, ऐसे ही आपका राज्य चलो, ऐसा कामना करके और आचार्य यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है। आगे चल करके कालांतर में यही परंपरा भाई बहन के बीच में हुई कि बहनें तप करती हैं, फलाहार करती हैं, एकाहार एकासना करती हैं, भगवान के नाम का जप करती हैं और अपने भाई के दीर्घायुष्य की कामना करके उसके कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं। और ये रक्षा सूत्र निर्णय सिंधु ग्रंथ में लिखा कि भद्रा से निवृत्त होना चाहिए। ये दो त्योहार ऐसे हैं जिसमें भद्रा का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, एक होली और दूसरा रक्षाबंधन। ये भद्रा की निवृत्ति के बाद ही होता है। तो इस बार जो 7 अगस्त 2017 को जो भद्रा है वो अलग अलग पंचांगों के अनुसार कहीं 11:05, कहीं 11:10 रेखांतर के अंतर से माना जाएगा। तो मतलब भद्रा करीब करीब हम ऐसा मान लें मोटे तौर पर कि 11 रायपुर के टाइम के हिसाब से 11:05 के आसपास तक भद्रा होगी। एक दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार श्रावण के महीने में पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। ये चंद्र ग्रहण जो चंद्र ग्रहण का सूतक है, रात को चंद्र ग्रहण जो है वो रात को होगा 10:44 से। इसमें 9 घंटे पूर्व जो सूतक लगेगा वो 1:44 के आसपास में लगेगा। मतलब 1:44 से पहले और 11:10 के बाद ये कहीं मुहूर्त है जिसमें अभिजित मुहूर्त में भाई जो है रक्षा सूत्र बंधा सकते हैं, राखी बंधवा सकते हैं बहनों से, बहनें टीका कर सकती हैं भाइयों का। बिल्कुल। तो ये जो समय है पंडित जी, अगर हम देखें भद्रा और सूतक के बीच का जो समय है, क्या वही समय रक्षा सूत्र के लिए सही होगा? बहुत कम समय है। आगे चल करके एक और निर्णय है, धर्म सिंधु ग्रंथ में एक और निर्णय है। इस निर्णय का भी आश्रय विद्वान जन ले सकते हैं कि कहीं निर्णय सिंधु ग्रंथ में यह भी लिखा है कि नियत कार्यों में सूतक का प्रमाण देखना चाहिए। तो अनियत कार्यों में सूतक का प्रमाण देखना चाहिए। अनियत माना जो अनिश्चित कार्य है, जैसे हम काम्य कर्म कहते हैं या नैमित्तिक कार्य करते हैं। नित्य कर्म में सूतक का बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं चाहिए। तो अगर कहीं ऐसी बहुत आवश्यकता हो तो ग्रहण से पूर्व रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है, पर जो लोक मत है उसके हिसाब से 1:44 तक आप रक्षा सूत्र यथासंभव बांध दें, अच्छा रहेगा। बिल्कुल। पंडित जी, जैसे कि आप ज्योतिषाचार्य हैं और जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनके मन में ये हसरत जरूर रहती है हर बार की तरह कि क्या पंडित जी कुछ ऐसा इस बार बताने वाले हैं जो उनके रक्षाबंधन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो। चूंकि रक्षा सूत्र की हम बात कर रहे हैं तो रक्षा सूत्र की विशेषताएं जो हैं 12 राशि के जातकों के लिहाज से क्या कुछ खास है कि बहनें उसका ध्यान रखें? देखिए, मैं रक्षा सूत्र तो बांधना एक नियत कार्य है और इसमें रक्षा सूत्र बांधा जाएगा और आजकल तो सभी रंगों
के आपको रेशमी धागे मिल जाएंगे, कच्चा सूत मिल जाएगा, सभी रंगों के। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी रंगों की राखियां भी आपके पास में हैं। यदि आप बाजार जा रहे हो और आप राखी खरीद रहे हो अपने भाई के लिए, तो उसकी राशि का ध्यान रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मेष राशि वाले जातकों के लिए लकी कलर है येलो, तो बहनें येलो कलर की राखी बांधे और बेसन की मिठाई खिला सकती हैं, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखें तो इनके लिए शनि भाग्येश है, नीले कलर की राखी बहुत अच्छी रहेगी और ये गुड़ से बनी हुई मिठाइयां खिलाएं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी फिर से शनि काफी भाग्येश रहेगा, काफी फेवरेबल रहेगा, तो ये वॉयलेट कलर की राखियां ये पहना सकती हैं और गुड़ से बनी जैसे मिठाइयां हैं वो काफी फायदेमंद रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के बाद आती है कर्क राशि की जातक। कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति भाग्येश है, तो पीले रंग की राखियां, रेशम की राखियां आप बांध सकते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए, इनका मंगल भाग्येश है, लाल रंग की राखियां और साथ में शहद की बनी हुई मिठाइयां वो उनके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगी। कन्या राशि वाले जातक अगर सफेद रंग की राशि पहने तो वो उनके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा, दूध से बनी हुई मिठाइयां खिला सकती हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि बुध भाग्येश है और हरे रंग की राखियां इनके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ये वेजिटेबल जो सीड्स आती हैं वो आप इनके लिए तैयार कर सकती हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा भाग्येश और भाग्येश चंद्रमा सफेद रंग की राखियां इनके लिए काफी फेवरेबल रहेंगी और दूध से बनी हुई मिठाइयां आप इन्हें खिलाएं। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सूर्य इनका भाग्येश है, अगर ये लाल रंग के डोरे सूती बांधे तो ये इनके लिए काफी अच्छा रहेगा और साथ में ये गुड़ गेहूं से बनी हुई मिठाइयां खिलाएं, जैसे डोडा है, ये बहुत शानदार मिठाई है। इसके बाद मकर राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इनका भाग्येश बुध होता है, हरे रंग की राखियां काफी अच्छी रहेंगी और वैसे फिर से मैंने कहा कि वेजिटेबल जो स्नैक्स आते हैं, फूड्स जो मिठाइयां हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे परवल की मिठाइयां आती हैं, बहुत अच्छी मिठाइयां आती हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शुक्र इनका भाग्येश है, ये सफेद रंग की मिठाइयां और दूध से बनी मिठाइयां खिला सकते हैं और मीन राशि वाली जातकों के लिए मंगल भाग्येश है, लाल रंग की राखियां इनके लिए काफी फायदेमंद रहेंगी और गुड़ गेहूं से बनी हुई मिठाइयां ये अपने भाई को खिला सकती है। तो कुल मिलाकर के राशि का रंग और हमने मिठाई बताई। एक बात आपने और भी शायद सोचा होगा कि टीका कैसे करें, तो हमारे यहाँ पे आमतौर पे तिलक के लिए बहुत थोड़ी चीजों का ही इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, तिलक का पहले से पंडित जी मैं आपसे चाहूंगी कि तिलक का हमारे इस परंपरा में हम देखते हैं हिंदू धर्म में तिलक का बड़ा महत्व है। जब आप कुछ पूजा का आयोजन करते हैं तो पंडित जी आपके माथे पर तिलक करते हैं, घर से कोई बाहर विदा होता है तो तिलक किया जाता है, स्वागत होता है तो तिलक किया जाता है। तिलक का महत्व कितना है और तिलक लगाने से किस तरीके से किसी भी व्यक्ति के जीवन में फर्क पड़ता है? आपने अपने माथे पर कभी तिलक लगाया? पूजा के समय पंडित लगाते हैं। Exactly. जब वो तिलक लगाता है तो आपको एक खास तरह की वाइब्रेशन फील होती है। हमारे यहाँ पे ये जो तिलक लगाया जाता है ये एक तरह का हीलिंग है ना। ये आज्ञा चक्र में तिलक लगाया जाता है और ये तिलक ही वो है जिससे आपकी शक्तियां आप ट्रांसफर करते हैं, अपनी विशेष ट्रांसफर करते हैं, अपनी कृपा और अपना आशीष आप उसे देते हैं। तो ये तिलक है और ये किसी भी यज्ञ का प्रारंभ तिलक से किया जाता है। ये आज्ञा चक्र में होता है। हमारे पे खट चक्र बोलते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये आज्ञा चक्र में लगाया जाता है। इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं सिक्स सेंस जो दोनों भौहों के बीच में होता है। भगवान कृष्ण के माथे पर ये टीका होता है, इसे श्री कहते हैं, है ना। तो ये श्री होता है आमतौर पे केसर, हल्दी, चंदन, कुमकुम और सिंदूर, ये आमतौर पे प्रचलित आलेप हैं जो लगाए जाते हैं और अलग अलग राशियों के लोग जो हैं इनका आलेप लगा सकते हैं। तो उन राशियों के आधार पर क्या चीज तिलक बहनें कर सकती हैं वो भी मैं आपसे जानूंगी पंडित जी। बहनें साल भर इंतजार करती हैं कि वो अपने भाई के माथे में मंगल तिलक करें, उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध के दीर्घायु की कामना करें। कौन कौन से ऐसे सूत्र हो सकते हैं राशि के हिसाब से वो पंडित जी ने आपको बताया। तिलक का भी बड़ा महत्व है क्योंकि पंडित जी कहते हैं तिलक लगाते हैं तो एक तरीके से आशीष, अपनी ऊर्जा जो है व्यक्ति देता है। ऐसे में क्या तिलक आप लगाएं, किस रंग का लगाएं या किस पदार्थ का लगाएं वो भी पंडित जी बताएंगे। पंडित जी ये भी बता दीजिए तो मुझे लगता है कि ये जो शुभ समय है या एक पावन समय है वो और अच्छा हो जाए। देखिए, अगर यदि आप मेष राशि के जातक हैं, यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो आपको
चंदन का तिलक करना बहुत अच्छा होगा। आप चंदन घिस करके और सुंदर टीका लगा सकते हैं। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा केसर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी राशि सिंह है, यदि आपकी राशि धनु है, यदि आपकी राशि मीन है, तो आपको कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। एक यहाँ पर मैं जरूर कहूंगा कि बाजार में रंग मिलता है, कुमकुम बड़ी सावधानी से लें, क्योंकि कुमकुम और कुमकुम जैसा दोनों में फर्क है। कुमकुम लें, बहुत सावधानी से कुमकुम मांगे, वो मिलेगा। इसके बाद अगर आप कहीं वृषभ मिथुन राशि के हैं या धनु राशि के हैं, तो आपको चाहिए कि आप हल्दी और चंदन का टीका लगा सकते हैं। मतलब ये अलग अलग राशियों के लिए अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं तो बहुत जल्दी जल्दी बता देता हूं। मेष राशि वाले जातक केसर का टीका लगाएं, वृषभ राशि वाले जातक हल्दी के संग चंदन का टीका लगा सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वापस से केसर का टीका लगाना काफी अच्छा होगा। कर्क राशि वाले जातक हल्दी के संग चंदन का टीका लगा सकते हैं। सिंह राशि वाले जातक कुमकुम का टीका लगाएं। कन्या राशि वाले जातक शुद्ध चंदन का टीका लगाएं। तुला राशि वाले जातक कोशिश कर सकते हैं कि ये हल्दी का टीका लगा सकते हैं, हल्दी के साथ चंदन का टीका लगा सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुद्ध चंदन का टीका लगाना चाहिए। धनु राशि वाले जातक कुमकुम का, और मकर राशि वाले जातक हल्दी का टीका लगाएं। कुंभ राशि वाले जातक चंदन, और मीन राशि वाले जातक कुमकुम का टीका लगाएं। ये मोटे तौर पर 12 राशियों का हमने वो बताया, पर एक दो मेरी बातें जरूर है। मेरा ख्याल है आपका ये प्रश्न भी हो सकता है कि रक्षाबंधन को कैसे मनाएं। ये एक बड़ा प्रश्न हो सकता है। ये रक्षाबंधन केवल एक प्रयोग मात्र नहीं है, यह एक औपचारिकता मात्र नहीं है। इस दिन कुछ यज्ञ जरूर होना चाहिए। तो इस दिन बहनें व्रत करें, एकाहार एकासना, यदि वो रोगी ना हो, परेशान ना हो, तो व्रत करें, एकाहार एकासना करें और थोड़ा सा यज्ञ कर लें। मैं एक एक करके राशियों के लिए बता देता हूं कि यदि आपके भाई की राशि मेष है तो आपका तृतीय बुध पड़ा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का एक माला जप करें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का एक माला जप कर लें। और सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ओम शुम शुक्राय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का एक माला जप कर लें। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, इस मंत्र का एक माला जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप एक माला कम से कम जप करें। धनु राशि वाले जातकों के लिए शनिश्चर मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का एक माला जप करना चाहिए। मकर राशि वाले जातक वापस से फिर बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, इस मंत्र का एक माला जप कर लें। कुंभ राशि वाले जातक ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करें। और मीन राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का एक माला जप करें और हवन करके 5 आहुति ओम प्रजापतये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, वायवे स्वाहा या अपने भगवान इष्ट का या केवल गायत्री मंत्र के 5 आहुति डाल करके और फिर आरती करके और फिर भाई का टीका करें, ये उनके लिए बहुत बिल्कुल। तो ये बहुत सुंदर विधि आपने बताई पंडित जी। यहाँ पर दर्शकों के लिहाज से मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जो भी रक्षा सूत्र का रंग आपने बताया है, जो राशि बताई है, जो मंत्र बताया है, ये भाई की राशि के हिसाब से ही बहनों को करना है। हाँ। ये भ्रम ना हो कि बहनें ये सोच लें कि हमारी राशि ये है तो हमें ये करना है। इस बारे में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि एक बार मैं और स्पष्ट कर दें कि ये राशि अगर आपको पता है आपके भाई की क्या है तो उसके हिसाब से करना। हाँ, भाई की राशि अब आपके भाई का नाम अगर सुनील है तो गोसा सीसु कुंभ राशि होगी। यदि आपके भाई का नाम रमेश है तो पेपुरारी तुला राशि होगी। मतलब ये बहुत आसान सा है, इसे कैलकुलेट करने में बहुत तकलीफ नहीं आएगी। मोटे तौर पर आपको आपके भाई का नाम जरूर पता होगा। बिल्कुल। और पंडित जी अगर इस पूरी परंपरा को हम देखते हैं तो बहुत ही सुंदर नियम बना है। जब आप तिलक करते हैं तो साथ ही साथ आप देखते हैं कि कुछ अक्षत यानी कि चावल का जो वो है दाने, वो माथे पर हम लगाते हैं और आशीष के तौर पर देते हैं। तो अक्षत जब हम लगाते हैं तिलक पर तो इसके पीछे क्या कुछ मान्यता है? नाक्षतेति अक्षतः, जो टूटा हुआ ना हो वह परात्पर पूर्व ब्रह्म अक्षत कहलाता है। अक्षत और अक्षर ये दो ब्रह्म की वृत्तियां हैं, अक्षर और अक्षत। तो जो पूर्ण हो वह अक्षत है। तो चावल के वो दाने जो पूरे हों
वो भाई के माथे पर टीका लगाना चाहिए, पूरे दाने चुन करके। मतलब हम तो वैसे राइस उठा लेते हैं, पर ऐसा नहीं, उसमें दाने चुनने चाहिए, जो पूरे दाने हो वो अक्षत कहलाते हैं। उसे धो करके और फिर भाई के माथे पर लगाएं। बिल्कुल। पंडित जी, बहनें तो भाई की कलाइयों में राखियां बांधती ही हैं, क्योंकि भाई बहन का ही नेह का बंधन है। ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि एक परंपरा ये भी है कि आप अपनी भाभियों को भी राखी बांधते हैं, अपने घर के बड़ों को भी, आप जो बच्चियां हैं वो राखी बांधती हैं, अपने ईश्वर को भी हम राखी चढ़ाते हैं और अपने पंडित जी या ब्राह्मणों को भी हम राखी बांधते हैं। तो ये रक्षा सूत्र, क्या इसको हम व्यापक स्तर पर देखते हैं कि रक्षा की कामना के लिए ये सूत्र है? आपने कह तो दिया, रक्षा सूत्र है ना। मतलब एक दूसरे से रक्षा का वचन मांगता है, सो रक्षा सूत्र बांधता है। जिसे रक्षा चाहिए वो धागा बांध देता है कि भाई आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता पक्का। तो आचार्य यजमान के हाथ में आशीष का रक्षा बांधता है, उसके बदले में यजमान उसकी रक्षा का संकल्प लेता है। ये परस्पर देवोभव, हमारे यहाँ पे एक दूसरे की रक्षा का सूत्र ही है, ये रक्षा का सूत्र है हमारे यहाँ। ये रक्षा का सूत्र माना जाता है, ये एक दूसरे की रक्षा का वचन देते हैं। यहाँ पर ये केवल इकलौता भाई या बहनों का त्योहार नहीं है। यहाँ पे बहनें भाई की कलाई में राखी बांधती हैं, वो आशीष देती हैं, बदले में भाई उन्हें रक्षा का आशीष देता है। ये एक परस्पर रक्षा सूत्र, इसीलिए इसे सूत्र कहा, क्योंकि ये जोड़े रखता है। हमारे यहाँ पे मोती देखे जाते हैं और मोती के साथ धागे। अगर आप मोतियों को देखें तो ये मोती अलग अलग होते हैं, इसे अगर सूत्र में पिरो दिया जाए तो ये माला बन जाती है। हमारे यहाँ सूत्र का प्रादुर्भाव इसी तरह से होगा। बिल्कुल। और जो रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं पंडित जी, क्या उसको खोलकर विसर्जन करने की कोई मान्यता है, या उसके लिए भी क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए भाइयों को कि वो कब तक बांधे, ऐसा कुछ? देखिए, हमारे यहाँ पे एक साइकिल नक्षत्रों का हो, ये भाई 27 दिन का नक्षत्र हो तो एक चक्र कम से कम 27 दिन का रखें। बहुत जल्दी हो, यदि आप ऐसे किसी संस्था में हो तो कम से कम एक दिन जरूर बांधें। और फिर अगर रक्षा सूत्र टूट जाए तो उसे विसर्जित कर देना चाहिए। एक बात यहाँ बहुत ध्यान रखें कि विसर्जन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो ऐसी जगह विसर्जित किया जहां प्रदूषण ना हो, और ऐसी जगह विसर्जित किया जो पवित्र हो। इन दोनों चीजों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि वो रक्षा सूत्र जो है वो आशीष है, उसे कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी, हमारे अगर हम धर्म में देखें तो हर रिश्ते को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। भाई बहन के इस रिश्ते से ऐसा लगता है कि समाज में वापस वो स्नेह के बंधन बंधे, और जो तमाम बहनें हैं उनको रक्षा का संकल्प भाई लें। कहीं ना कहीं ये संकेत और दृढ़ संकल्प का रिश्ता है। आपको लगता है कि आज के समय में ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो चुका है कि अपने साथ साथ दूसरी बहनों को भी हम आदर दें और उनको भी अपने स्नेह सूत्र से बंधाए रखें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा वक्त है, मैंने अपने आर्टिकल में लिखा कि ये वक्त प्रलय काल का है, जहां पर मर्यादाएं बड़ी तेजी से टूट रही हैं। तो इस समय बहुत आवश्यकता है कि हम एक दूसरे के प्रति मर्यादा का भाव रख करके और पूरी एकाग्रता से एक दूसरे की सुरक्षा का वचन दें। हमारे यहाँ पे जो दैवी संस्कृति है, देव संस्कृति है, उसका प्रमाण यही है कि हम एक भगवान के बनाए इस पूरे संसार की रक्षा करते हैं। कभी भी कोशिश करते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा किसी का किसी से भी अहित न हो। यहाँ पर बहनें तो निश्चित तौर पर भाइयों पर आश्रित हैं, और वो किसी की भी बहन हो, यदि आपको कहीं भी कोई कष्ट दिखे तो आगे चल करके उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये केवल धागे का त्योहार नहीं है, ये वचन का त्योहार है, संकल्प का त्योहार है। हर लड़की को सुरक्षा मिलनी चाहिए। शायद यही एक मैसेज इस त्योहार का होना चाहिए। बिल्कुल। और पंडित जी, चूंकि ये श्रावण मास के आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और इसी दिन सावन का सोमवार है जो कि आखिरी भी है, तो श्रावण मास के अंत में मनाने के पीछे भी क्या पूर्णिमा के दिन ये तिथि का पड़ना ये संयोग है, या इस दिन ही इसको लेकर कोई मान्यता है? देखिए, क्या है, हमारे यहाँ पे श्रवण नक्षत्र और भरणी नक्षत्र, ये दो ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें सभी प्रकार के पाप, श्राप और तापों की निवृत्ति होती है। मतलब आपको किसी भी प्रकार की शाप विमोचन प्रक्रिया करनी हो, चाहे वो पितृदोष हो, चाहे काल सर्प हो, चाहे मंगल का दोष हो, उसके लिए श्रवण नक्षत्र की मान्यता बहुत ज्यादा है। अब जब एक बहन तप करती है श्रवण नक्षत्र में और वो तिथि पूर्णिमा की पड़े, तो सावन हो, सावन की पूर्णिमा में ये श्रावणी उपाकर्म कहा जाता था। माने आचार्य दिन भर व्रत करता था, यज्ञ करता था, नाम जप करता था, शुभ मुहूर्त में यजमान को राखी बांधता था। इसी तरह से बहनें दिन भर तप करती हैं, एक आहार एक आसना करती, नाम जप करती है और शुभ मुहूर्त में अपने भाई का कलाई में राखी बांधती है। ये एक तरह का सभी पापों का शमन होता है। वो अपने भाई के सारे कष्टों का शमन करने के लिए ईश्वर से आशीष मांगती है।
बहुत सुंदर जानकारी आपने दी पंडित जी, और कुछ खास बातें राखी और तिलक को लेकर बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो भाई बहन का ये त्योहार स्नेह का बंधन है। जो राशि के अनुसार से धागा, जो रक्षा सूत्र पंडित जी ने बताया, वो लगाइए और अपने भाई के माथे पर तिलक करिए, उनके दीर्घायु जीवन की कामना करिए। हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।